नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग कर रहे थे 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़, जो कि एस्टेट 2025 पीजीटी हिंदी के साथ साथ 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम सबके लिए ही हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत तथा बगुलों के पंख कविता के रचयिता कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? उमा शंकर जोशी। ठीक है, उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ था। 1911 में जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, और ये 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन कर रहे थे। सन 1988 में इनका देहांत हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कई बार किसी भी कवि का, लेखक का जन्म मृत्यु बहुत पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 1911 में जन्म हुआ। 1911 में पीछे 2 1 है, तो मृत्यु में 2 8 है 1988 में। ऐसे भी याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उमा शंकर जोशी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी हमने बात की कि 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन कर रहे थे। तो कौन सी पत्रिका हो जाएगी? संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? धान रूपी, विचार रूपी, प्रेम रूपी, शब्द रूपी। तो कवि ने एक खेत की तरह छोटा मेरा खेत क्या माना है? एक कागज़ के चौकोने कागज़ को माना है। तो उसी में कवि ने शब्द रूपी बीज बोए हैं। शब्द रूपी फिर अंकुर फूटते हैं। और कवि का कहना है कि साहित्य ऐसी फसल है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, क्योंकि फसल एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं, दोबारा फिर बीजनी पड़ती है, फिर उसको पालना पड़ता है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन साहित्य की फसल ऐसी फसल है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? अपने कागज के खेत में क्या बोया? शब्द रूपी बीज। चौकोने कागज को अपना खेत माना है। ठीक है, कागज रूपी खेत पर कैसे अंकुर फूटते हैं? जब शब्द रूपी बीज बोए जाएंगे तो अंकुर कैसे फूटेंगे? शब्द रूपी अंकुर ही फूटेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? प्रातःकाल तक, सायंकाल तक, अनंत काल तक या समकाल तक। साहित्य एक ऐसी फसल है जो कभी खत्म नहीं होती और इसकी रसधारा अनंत काल तक चलती रहती है। कवि का छोटा खेत किस आकार का है? तो चौकोना है। जैसे हम कह लेते हैं कि चौकोना खेत, वैसे ही कवि ने कागज को अपना चौकोना खेत माना है। ठीक है, आगे है, वह कौन सी फसल है जो लुटते रहने पर जरा भी कम नहीं होती? तो साहित्य की फसल है जो कभी समाप्त नहीं होती। चाहे 10 लोग पढ़ें, 20 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, करोड़ पढ़ें, लेकिन कोई भी साहित्य का कोई रचना है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, सबको उतना ही आनंद देती है और ज्ञान देती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने निम्न में से किसे रसायन कहा है? जैसे फसल को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए उसमें खाद डाली जाती है, उसी प्रकार कवि ने कहा है कि मैं अपने कल्पना को रसायन के रूप में प्रयोग करता हूँ। तो क्या कहा है? रसायन किसे कहा है? कल्पना को। आगे है, बगुले कैसे उड़ रहे हैं? दूसरी कविता है, बगुलों के पंख। तो बगुले आपने देखा होगा कि हमेशा ही पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं। नेक्स्ट है, बगुलों के पंखों द्वारा कवि की कौन सी इंद्रिय चुराने की बात की गई है? कवि को बगुलों का इस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर उड़ना बहुत ही सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, कवि को आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो कवि की कौन सी इंद्रिय? आंख को चुरा लिया है। कवि कहता है जैसे लगता है जैसे मेरी आंख को चुरा लिया है, मेरी आंख उनसे नहीं हटती है। ठीक है, रुबाइयां कविता के रचयिता कौन है? तो रुबाइयां जो कविता है वो फिराक गोरखपुरी की हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, जो फिराक गोरखपुरी थे उनका मूल नाम पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय फिराक हो जाएगा। किसका नाम? फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम पूछ लिया जाए तो रघुपति सहाय फिराक हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गोरखपुरी जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, उनको साहित्य अकादमी भी मिला है, उनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है, ठीक है, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो गुल्ले नगमा के लिए मिला है, ठीक है। गुल्ले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, ये सारी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। उनका जन्म हुआ 28 अगस्त सन 1996 में हुआ और मृत्यु 1896 में जन्म हुआ था, 1896 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1983 में। तो ये भी याद रखना है, जन्म मृत्यु भी और इनकी रचनाएं भी थोड़ी ध्यान रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोरखपुरी जी को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हमने बात कर ही ली है गुल्ले नगमा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रुबाइयाँ में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो रुबाइयाँ में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, रुबाइयाँ में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो उसमें एक माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़े होकर प्यार करती है, उसे हवा में उछालती है, बच्चा हंसता है, उसकी किलकारियाँ पूरे वातावरण में गूंज उठती है, फिर बच्चा चांद पर मोहित हो जाता है, चांद मांगता है, माँ उसे दर्पण देती है, ठीक है, कि देखो यहाँ चांद उतर आया है, इस तरीके से। तो एक इसमें क्या है? वात्सल्य रस है, ठीक है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान में गगन की कैसी घटा छाई है? तो कैसी? हल्की हल्की, ठीक है। नेक्स्ट है, चांद के लिए ठुनकते बालक के हाथ में माँ ने क्या दिया? तो क्या दिया? दर्पण, क्योंकि दर्पण में जब बच्चा देखेगा तो चांद उसे दर्पण में दिखाई देगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ? तो 1899 में हुआ, जन्म याद रखना है। बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उनकी काव्य संग्रह अनामिका में ये संकलित है, ठीक है। नया जीवन पाने की आशा में कौन अपना सिर ऊंचा कर ताक रहे हैं? तो बादल क्रांति का प्रतीक है, तो कौन? सजग सुप्त अंकुर, ठीक है। आगे है, बादलों की गर्जन की तुलना किससे की गई है? तो भेरी से की गई है, अच्छे से याद रखना है। राख से लिपा चौका किस भाव को व्यक्त करता है? राख से लिपा चौका पवित्रता को व्यक्त करता है, क्योंकि पहले एक गृहिणी क्या करती थी कि सुबह अपने मतलब चौके को उस पर कोई भी काम करने से पहले उसे राख से लीप कर पवित्र किया करती थी। तो किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? तो बादलों को क्रांति का दूत बताया गया है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? तो निम्न वर्ग को मिलता है, क्योंकि अन्याय से राहत पाने के लिए अन्याय के विरुद्ध ही वो क्रांति करता है, निम्न वर्ग। तो उसका फायदा भी किसको होता है? निम्न वर्ग को। क्रांति के बादलों की गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत होता है? तो जो शोषित वर्ग होता है वो क्रांति करता है, और जो शोषक होता है उसे क्रांति का भय होता है। तो भयभीत कौन होता है? पूंजीपति वर्ग, ठीक है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, यहाँ रुद्ध का क्या अर्थ है? रुद्ध मतलब रुका हुआ। आगे है, शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? तो शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? किसान को कहा गया है, ठीक है। सहेहु विपिन ये आतप बाता, यह आतप शब्द ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अगर प्रश्न अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आतप, आतप का क्या अर्थ हो गया? धूप। आतप और बाता दो शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। आतप बाता, ठीक है। आ तप, तो पीछे क्या है? तप। तपते किस में है? धूप में। तो इससे आपने याद रख लेना कि आतप का अर्थ होता है धूप और वाता का अर्थ होता है हवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यही है, सेहेहु विपिन हिम आतप बाता में यह बाता का क्या अर्थ है? तो क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि निकर शब्द का
क्या अर्थ है, तो निकर क्या होता है, समूह। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर अगले हम इसके चौथे टेस्ट को लेकर मिलेंगे, ठीक है।